नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जेवर। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। ज़्यादातर लोकल जॉब करने वाले और स्टूडेंट्स का जमवाड़ा था, जो सुबह जाकर शाम को इसी ट्रेन से लौटते थे और अनाधिकार वर्चस्व जमा लेते थे। एक कंधे पर बैग और एक हाथ में ट्रॉली बैग घसीटते हुए जैसे तैसे करके दोनों बच्चों के साथ निधि ने अपनी सीट खोजकर सामान जमाया। एक आदमी को हटाया जो उनकी सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी के चलते ही सांस में सांस आई। अब तक कूपे में सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। थोड़ी देर में ही बच्चों को भी भूख लग गई। 8 बज चुके थे तो निधि ने खाना खोल लिया। पूरी, जीरा, आलू और माँ के हाथ के बने आम के अचार की खुशबू से भूख और भी बढ़ गई। खाने के बाद नानी के हाथ के बने बेसन के लड्डू खाकर बच्चे खुश हो गए। 9 बजते ही निधि ने दोनों बच्चों को उनकी सीट पर सुलाकर खुद भी लेट गई। बच्चे तो थोड़ी देर में सो गए, पर निधि का मन तो अभी भी बेसन के लड्डुओं में ही अटक गया। माँ की याद आने लगी, जबकि अभी तो कुछ घंटे ही हुए थे माँ से बिछड़े हुए। शाम को चलने से पहले की बात याद कर आंखें भर आई और उसके आंसू तकिया भिगोने लगे। शाम की घटना आंखों के आगे चलचित्र की बातें चलने लगी। भाभी, निधि दीदी जा रही है आज अपने घर। सोनी ने जेठानी कविता से फोन पर पूछा। हाँ, आज शाम की ट्रेन है। देखूं सब तैयारी हो गई कि नहीं। कविता ने कहा, भाभी आप वो स्टील का डिब्बा खुलवाकर देख ही लेना, मैं भी आ रही हूँ। सोनी बोली। सोनी पिछली गली में ही रहती थी, झट से पहुंच गई। वैसे भी ननद के जाने पर लोक लिहाज के नाते उसे मिलने आना ही था। दरअसल उनकी सास अनामिका जी को कविता ने निधि के बैग में स्टील का डिब्बा रखते हुए देख लिया था। ये बात उसने सोनी को बताई तो उसने संदेह जाहिर किया कि जरूर माँ जी कोई जेवर छिपाकर निधि को दे रही है। मनोज भैया और अनिल भैया टैक्सी लेकर आते ही होंगे, चलो सारा सामान बाहर रख देते हैं, निधि ने अपने बच्चों से कहा। अरे रुको दीदी, जरा वो डिब्बा तो दिखाओ जो माँ जी ने हमसे छुपाकर आपको दिया है। जरा हम भी तो देखें क्या गहने दिए हैं आपको। सोनी ने संदेह से बैग को घूरते हुए कहा। अनामिका जी सोनी से बोली, रुको बहू, मैं अभी रसोई से आती हूँ। कहकर वो रसोई में गई और एक डिब्बा लेकर आई। लेकिन सोनी को इतना सब्र कहाँ। उसने झपटकर बैग छीना और चेन खोलकर वो डिब्बा बाहर निकाल लिया। जैसे ही सोनी ने डिब्बा खोला, उसका और कविता का चेहरा फीका पड़ गया। राज खुल ही गया स्टील के डिब्बे का, परंतु दोनों भाभियों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ने लगी। दोपहर में कविता के बाजार जाने के बाद अनामिका जी ने बेटी के लिए उसकी पसंद के मट्ठी, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू बनाकर स्टील के डब्बे में रख दिए थे। घर के लिए भी उन्होंने मट्ठी और दोनों तरह के लड्डू बनाए थे, वहीं लेने रसोई में गई थी। इतने में दोनों भाई टैक्सी लेकर आ गए। अपने आंसुओं को छिपाती निधि माँ के गले लग टैक्सी में बैठने चली। तब दोनों भाभियों को होश आया। उन्होंने निधि को गले लगाकर माफी मांगी, अपनी सास के पैर छूकर माफी मांगी। निधि के मन में भाभियों के लिए कोई दुर्भावना तो नहीं थी, परंतु इस बार भाभियों के व्यवहार की वजह से उसके मन में गांठ जरूर पड़ गई। दोनों भाई सामान टैक्सी में रखने लगे। जाते हुए निधि ने भाभियों से कहा, भाभी मैं माँ के प्यार और स्नेह के लिए आती हूँ। उनके बनाए लड्डू और मट्ठी मेरे लिए किसी भी जेवर या गहने से ज्यादा कीमती हैं। अनमोल है माँ का प्यार, धन दौलत का मुझे लालच नहीं। चलती हूँ। शाम की बातें याद कर रोते रोते निधि की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह चाय वाले की आवाज से जागी तो देखा अगला स्टेशन अपना ही है। फटाफट बच्चों को उठाकर तैयार किया। स्टेशन आते ही राजीव कोच के सामने ही दिखाई दे गए। उतरते ही बच्चे अपने पापा से लिपटकर नानी के घर की बातें सुनाने लगे। निधि गाड़ी में उदास सी बैठी थी। राजीव ने निधि को उदास देखकर पूछा, माँ की याद आ रही है। निधि की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये देख राजीव ने निधि को छेड़ते हुए कहा, अगली ट्रेन से वापस भेज दूं मम्मी जी के पास। ये सुन निधि रोते रोते हंस पड़ी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।